हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आप सभी का घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में स्वागत करता हूं, जहां हमने आज एडिटोरियल एनालिसिस करंट अफेयर्स देख लिए हैं। साथ ही साथ अब हम एमसीक्यू या यूपीएससी स्टेट पीसीएस में मेंस संबंधी जो प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न बात करेगा आईटीयू के बारे में। आईटीयू के बारे में जो स्टेटमेंट है वो कहना चाह रहा है कि आईटीयू के विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन WSSIS के बारे में बात कर रहा है कि जो शिखर सम्मेलन है यह आईसीटी नीति पर चर्चा करने के लिए, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी उस पर चर्चा करने के लिए, विकास के लिए आईसीटी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने के मंच है। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए ये सही हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कोई अगर ऐसे ही मीटिंग हो रही है तो उसका पर्पज़ यही रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उस पर बेहतर नीति बनाई जा सके। दूसरा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बात कर रहा है विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन पहली बार 2005 में ट्यूनिसिया की जो कैपिटल है वहाँ हुआ था। इसके परिणामों की समीक्षा नियमित रूप से यूएन द्वारा की जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा, भारत ने अपने आरंभ से ही विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से विकासशील देशों में सस्ते ब्रॉडबैंड की उपलब्धता के विस्तार का समर्थन करते हुए। तो तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें, विश्व सूचना शिखर सम्मेलन वास्तव में आईसीटी नीति पर वैश्विक चर्चाओं का मंच है। इसका उद्देश्य विकास के लिए आईसीटी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें पहला WSIS 2005 में ट्यूनिसिया में आयोजित किया गया था। यह एक प्रमुख वैश्विक घटना थी जिसका उद्देश्य डिजिटल खाई से संबंधित समस्याओं को संबोधित करना था। इसके परिणामों को नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन की जाती है। कथन 3 सही है, भारत ने विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से विकासशील देशों में सस्ते ब्रॉडबैंड की उपलब्धता के समर्थन में। तो यह जो प्रश्न था यहाँ पे हमने देखा। अगला प्रश्न बात कर रहा है पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के बारे में कि ये जो सोलर सेल्स को तीसरी पीढ़ी के सोलर सेल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह प्रकाश अवशोषण के लिए धातु हैलाइड पेरोव्स्काइट यौगिक का उपयोग करते हैं। हालांकि ये उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्रदान करते हैं। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स सिलिकॉन आधारित पैनलों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है। इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन सामान्यतः सिलिकॉन आधारित सोलर पैनलों की तुलना में ये सस्ते होते हैं, ना कि महंगे। मुख्यतः सरल उत्पादन प्रक्रियाओं और सामग्रीकरण, इसलिए ये सिलिकॉन आधारित पैनलों में अधिक महंगे नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न बात करें इसरो के NRSC द्वारा विकसित CROP फ्रेमवर्क के बारे में है। CROP फ्रेमवर्क एक अर्ध स्वचालित प्रणाली है जिसका उपयोग भारत के रबी मौसम के दौरान फसल बोने और कटाई की निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली फसलों की निकटता, वास्तविक समय में निगरानी व सुविधा प्रदान करती है, जो कृषि योजना व खाद्य सुरक्षा रणनीतियों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर बात करें, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कथन करण की व्याख्या कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखें तो यह प्रणाली है जो फसलों की निकट वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा प्रदान करती है, जो इसरो के द्वारा NRSC के रूप में डेवलप की गई है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न बात कर रहा है यहाँ पर, अगर देखें चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्कोप या उपकरण ने NGC 1052 DF2 जैसे डार्क मैटर रहित आकाशगंगाओं के अवलोकन के लिए योगदान दिया? तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, ड्रैगन टेलीस्कोप व हबल टेलीस्कोप। अगर देखें जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले सक्रिय था, वर्तमान में अभी ये नहीं है, इसको हटा दिया। हबल जो टेलीस्कोप है वह काम कर रहा है और ड्रैगन फ्लाई टेलीफोटो एरे काम करता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 बात कर रहा है प्रदूषण संबंधित है कि भारत में वायु प्रदूषण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ऊर्जा क्षेत्र सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र से होता है। तीसरा, कृषि ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा, घरेलू वायु प्रदूषण भारत में शीघ्र मृत्यु के कारण महत्वपूर्ण कारक के सामने आया। तो 1, 2, 4 इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न की, जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्तमान वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उन सुधारों का सुझाव दें जो इससे बहुपक्षीय व्यापार शासक में भूमिका को मजबूत करते हैं। तो विश्व जो व्यापार संगठन है उसकी जो उपयोगिता संबंधी प्रश्न है, आज जो आर्टिकल था वह भी बात कर रहा था। तो 1995 में इसको स्थापित किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विवाद है, इनका समाधान बेहतर तरीके से किया जा सके। हालांकि जो भू राजनीतिक तनाव है, संरक्षणवादी रणनीतियाँ हैं, जैसे टैरिफ अभी अमेरिका द्वारा लगाया गया, ट्रेड वार जो चला, इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते, कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन को कमजोर कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा चुनौती कौन सी सामना की जा रही है? पहला देखें जो विवाद निवारण तंत्र है उसमें पर्याप्त नियुक्ति ना हो पर अपीलेट बॉडी
को कार्य करने में रोक दिया जाना। एक पक्षीय व्यापार युद्धों को अगर आप देखें एक तरह से, अगर आप देखें यूएस द्वारा 301 के तहत जो सेक्शन लगाए जाते हैं, 232 के तहत जो लगाए जा रहे हैं, उनमें एक पक्षीय अगर आप देखें व्यापार विवाद निकल के आ रहे हैं। एफटीए जैसे क्षेत्रीयता की ओर बदलाव हो रहा है। अगर आप देखें द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय जो व्यापार समझौते होते हैं तो उसको प्रभावित कर रहे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखें क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कृषि वार्ताओं में गतिरोध है। आप देखें कि जो दोहा राउंड चल रहा था उसमें गतिरोध हुआ था, जहाँ पर आप देखें विकसित देशों का मानना था कि हम 5% अगर दे रहे हैं सब्सिडी तो सिर्फ विकासशील देश 10% दें, लेकिन इनके परसेंट का जो आंकड़ा है उसमें कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, अर्थात अगर आप देखें क्वांटिटी का फ़र्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये चुनौती थी। नए वास्तविकताओं का समाधान करने में असमर्थता, बेसिकली ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केट है, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इस संबंध में अगर आप देखें ये असक्षम हो गया है, अपडेट नहीं हो पाया है। ठीक है, ये है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं विश्व व्यापार चुनौती दे रही हैं। विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव की बात करें, सबसे पहले तो भाई विवाद निवारण तंत्र को पुनः सक्रिय होगा। जो बॉडी है, अपीलेट बॉडी है, जनरल असेंबली है, इसका सेक्रेटरीट है जो WTO का प्रॉपर काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर आप देखें जो विकसित देश का जो कहते हैं कि प्रभुत्व होता है, उसकी जगह अगर आप देखें इसका जो दक्षिण देश हैं, अगर आप देखें ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, उनका ही प्रभुत्व को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। कुछ उन्हें उदार नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नए जो मुद्दे हैं उनको देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें मजबूत निगरानी और पारदर्शिता तंत्र, अगर आप देखें विश्व व्यापार संगठन को ट्रेड पॉलिसी रिव्यू को मजबूत करना चाहिए ताकि देशों को उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। प्लूरीलैटरल समझौतों को बढ़ावा देना, जहां सहमति मुश्किल हो, विश्व व्यापार संगठन को समान विचारधारा वाले देशों को विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे समझौतों के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। अपनी संस्था का चुनौती के बावजूद WTO वैश्विक व्यापार में व्यवस्था और पूर्वानुमान बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके विपरीत विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने, वर्तमान व्यापार वास्तविकताओं को दर्शाने, समावेशिता निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए व्यापक सुधारों के माध्यम से इसकी प्रासंगिक बहाल की जा सकती है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे, और इस पर जो प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा प्रश्न बात करेगा US चीन टैरिफ विवादों का वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ऐसे विवादों में पारदर्शिता, बहुपक्षीय परामर्श की अनुपस्थिति का विकासशील देशों जैसे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप बात करें कि US चीन जो व्यापार चल रहा है, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन में अगर आप देखें, जिसमें उच्च टैरिफ हो, फिर प्रत्युत्पादक कार्रवाई चाइना के द्वारा होती, चीन के द्वारा होती, वह भी टैरिफ लगाता है। इससे अगर आप देखें तो वो एक तो डायलॉग का मामला तो खत्म ही हो जाता है, दूसरे अगर आप देखें वैश्विक व्यापार कूटनीति की जो एक पक्षीयता है उसको दिखाता है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें किस तरह से एक पक्षी रूप से कोई देश आके टैरिफ लगा सकता है, जिससे ग्लोबल जो अगर आप देखें वैश्विक स्तर पर मंदी दिखाई देती है, क्योंकि वैश्वीकरण में सारे विश्व आपस में एक दूसरे से लिंक है, सारी देश की अर्थव्यवस्थाएं लिंक है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव सभी को झेलना पड़ता है। US चीन टैरिफ विवादों का अगर प्रभाव देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विघटन हुआ है। अगर आप देखें जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें US और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें सेमीकंडक्टर हो या अन्य मामले हो, अन्य निर्माणक जो गतिविधियाँ हों, उसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है, व्यापार वार्ताएँ हैं, नीति परिवर्तनों बारे में अनिश्चितता, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुपक्षीयता का क्षय, अगर आप देखें विश्व व्यापार संगठन तंत्र को दरकिनार करते हुए एक पक्षीय शुल्क लगाने की प्रवृत्ति, वैश्विक व्यापार शासन सहयोगात्मक विवाद यहाँ पर निकल के सामने आया है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव, भारत जैसे देशों का प्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है। मांग में मंदी, व्यापार विचलन, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट जैसे मूल्य स्थिरता के रूप में दिखाई देता है। व्यापार नीति का राजनीतिक हथियारकरण, अगर आप देखें व्यापार उपकरणों का राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में बढ़ता उपयोग न केवल अर्थशास्त्र को बल्कि व्यापक रणनीतिक गठबंधनों और साझेदारी को प्रभावित कर रहा है। विकासशील देशों में गैर पारदर्शी द्विपक्षीय विवादों का प्रभाव, अगर आप देखें नीति अनिश्चितता, निवेश में रुकावट आ रही है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं नीति की अस्थिरता से पीड़ित होती हैं, क्योंकि US चाइना व्यापार शर्तों में बदलाव अचानक निवेश प्रवाह को मोड़ या प्रतिबंधित कर सकते हैं। निर्णय निर्माण में सीमित आवाज़ अगर आप देखें दिखाई देती है। अगर आप देखें जब विवाद द्विपक्षीय तरीके से हल होते हैं तो विश्व व्यापार संगठन परामर्श नहीं होता, तो छोटे देश ऐसे परिणामों पर प्रभाव डालने से बाहर रखा जाता है। व्यापार विचलन के निश्चित परिणाम यहाँ पे आवश्यक होते हैं। अगर आप देखें इसके अलावा बहुपक्षीय संस्थानों की विश्वसनीयता में कमी देखी जाती है। एक पक्षीय शुल्क शासन या विश्व व्यापार संगठन के जो मानदंड है उनकी प्रासंगिकता, जो उनका महत्व है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं। पक्ष चुनने का भी दबाव हो जाता है। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण में अगर आप देखें या तो आप भारत की तरफ हैं या चीन की तरफ हैं, तो इससे क्या है कहीं ना कहीं आर्थिक हित, रणनीतिक हित भी प्रभावित होते हैं।
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए रास्ता क्या होना चाहिए कि क्षेत्रीय व्यापार संरचना को मजबूत करना चाहिए, जैसे आईपीपी या बिम्स्टेक में निवेश करना चाहिए ताकि व्यापार को विविध किया जा सके, प्रमुख शक्तियों पर निर्भरता को कम किया जा सके। साथ ही घरेलू जो उपभोग उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नवाचार व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन सुधारों भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रणनीतिक व्यापार साझेदारी अगर आप देखें, जो यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय जो समझौते हैं उनको बेहतर किया जाना चाहिए। यूएस चीन टैरिफ संघर्ष वैश्विक व्यापार शासन में विश्वास के टूटने व शक्ति केंद्रित आर्थिक कूटनीति को एक बदलाव का प्रतीक है। विकासशील देशों के लिए चुनौती यह है कि वे इस खंडित परिदृश्य में अपनी राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करते हुए पारदर्शी नियम आधारित आदेश के पक्षधर बने। भारत को व्यापार में रणनीति स्वायत्ता बनाने, बहुपक्षीय सुधार की वकालत इस बदलाव के समय उपयोग करना चाहिए। तो आज के फिलहाल आर्टिकल में इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अगले दिन हम फिर से मिलते हैं।